निम्नलिखित में से किसने जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पैसिफिक ओशन नामक पुस्तक लिखी थी? कार्ल हाउसहोफर। जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पैसिफिक ओशन नामक पुस्तक कार्ल हाउसहोफर ने लिखी। जर्मन भूगोलवेत्ता हाउसहोफर ने भूगोलवेत्ता रुडोल्फ जेनल के द्वारा प्रचलित शब्द जियोपॉलिटिक्स का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र का एक भूवैन्यासिक कारक नहीं है? अवस्थिति है, साइज है, आकृति है, सीमा नहीं है। सीमा राष्ट्र का भूवैन्यासिक कारक नहीं है। राष्ट्र की अवधारणा के विकास के प्रमुख चरण निम्न हैं: रक्त संबंध, परिवार का विकास, समाज का विकास, क्षेत्रीय अस्तित्व, प्रादेशिक राजनीतिक विचारों का विकास, राष्ट्रीयता का विकास, राष्ट्र का विकास। सुमेलित करना है। स्पाइकमैन मैकिंडर ब्रिटेन के हैं, स्पाइकमैन यूएसए से हैं, हाउसहोफर जर्मनी के हैं और जेलेन स्वीडन के हैं। स्पाइकमैन यूएसए, मैकिंडर ग्रेट ब्रिटेन, हाउसहोफर जर्मनी, जेलेन स्वीडन। एडवर्ड एकरमैन के जनसंख्या संसाधन प्रदेश के वर्गीकरण के अनुसार इजराइल आता है यूरोप सदृश प्रदेश में। एडवर्ड एकरमैन के जनसंख्या संसाधन प्रदेश के वर्गीकरण के अनुसार इजराइल यूरोप सदृश प्रदेश के अंतर्गत आता है। यूरोप तुल्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास से उन्नत है, किंतु जनसंख्या अधिक होने तथा संसाधन सीमित होने के कारण इनमें जनसंख्या संसाधन अनुपात उच्च पाया जाता है। इन प्रदेशों में संयुक्त राज्य अमेरिका तुल्य प्रदेशों की तुलना में भी प्रति व्यक्ति आय कम और मानव जीवन स्तर थोड़ा नीचा होता है। निम्न विद्वानों में से किसने कहा था कि ज्यामिति भूगोल की भाषा है? विलियम बुंगी ने कहा, जियोमेट्री इज द लैंग्वेज ऑफ जियोग्राफी। विलियम बुंगी अमेरिकन मात्रात्मक एवं क्रांतिकारी भूगोलवेत्ता थे। शेफर की विचारधारा की भूगोल स्थानिक संबंधों का विज्ञान है, उसको विकसित किया था तथा ज्यामिति एवं गणित को भूगोल की मात्रा माना। निम्नलिखित में से किसने भूगोल के व्यवहारवादी वातावरण पर प्रकाश डाला था? किर्क महोदय ने। बिहेवियरल अर्थात किर्क महोदय। किर्क ने 1952 से 63 ने व्यवहारात्मक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समय तथा स्थान के संदर्भ में एक समान पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहने वाले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रजातीय भूपृष्ठ के लोग एक ही प्रकार की सूची के भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं। मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम का आरंभ किया गया था विलियम किर्क महोदय द्वारा। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? कार्य कारण सिद्धांत, प्रकार्यवाद सिद्धांत, संरचनावाद ये संबंधित हैं, जबकि व्यवहारवाद इससे संबंधित नहीं है। व्यवहारवाद प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है, बल्कि यह प्रत्यक्षवाद के विरोध में 1960 से 70 के दशक में प्रकाश में आया। प्रादेशिक नियोजन को अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों के सूत्रीकरण एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया था? पीटर हॉल ने। प्रादेशिक नियोजन को अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों के सूत्रीकरण एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के रूप में पीटर हॉल ने परिभाषित किया। प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। इसको प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष पर्यावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाओं को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि उससे अधिकतम आर्थिक उत्पादन हो, उत्पादन प्रक्रिया में सबकी सहभागिता रहे तथा पर्यावरण संतुलन भी बना रहे, ताकि भविष्य में मानवीय क्रियाकलापों का संगठन लाभप्रद बना रहे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्षेत्रीय भिन्नता अल्फ्रेड हेटनर की संकल्पना है, ये सही है।
भूदृश्य संकल्पना कार्लो सावर की है, ये सही है। क्षेत्र वर्णन विवेचना की संकल्पना रिस्थोपेन की, ये भी सही है। पेज संकल्पना कार्ल रिटर की नहीं बल्कि ये ब्लास महोदय से संबंधित है। पेज की संकल्पना वाइडल डी ला ब्लास से संबंधित है। 1899 में ब्लास ने अपने एक भाषण में लघु स्वरूपीय क्षेत्रों के अध्ययन द्वारा मानव और उसे चारों ओर की परिस्थिति के बीच के संबंधों पर विचार दिया संबंधों पर बल दिया। फ्रांस में इस प्रकार के लघु स्वरूपीय क्षेत्रों को पेज कहा जाता है। ब्लास को फ्रांस में मानव भूगोल का पिता माना जाता है। सरहद अर्थात फ्रंटियर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसका चुनाव करना है। फ्रंटियर क्षेत्रों की पेटियां होती है, ये सही है। फ्रंटियर परिमित रेखाएं होती है जिनके किनारे प्रभुसत्ता मिलती है, ये गलत है। फ्रंटियर सांक्रातिक विशेषता वाली होती हैं, ये सही है। सीमांत या सरहद अर्थात फ्रंटियर को अग्र प्रदेश, सीमा प्रदेश, मानव रहित क्षेत्र, संक्रमण प्रदेश, तटस्थ क्षेत्र आदि के नामों से जाना जाता है। सीमांत की क्षेत्रीय प्रकृति होती है। सीमांत बाध्य अभिविन्यस्त होते हैं। सीमांत संयुक्त तत्व के रूप में कार्य करते हैं। सीमांत या सरहद का क्षेत्रीय विस्तार होने के कारण इसमें प्राकृतिक मानवीय साधन होते हैं तथा कुछ जनसंख्या भी निवास करती है। निम्नलिखित कालावधि में किसे मात्रात्मक क्रांति के तथाकथित उत्कर्ष काल के रूप में जाना जाता है। 1957 से 60। मात्रात्मक क्रांति के तथाकथित उत्कर्ष काल के रूप में 1957 से 60 के बीच के समय को माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वर्णनात्मक भूगोल को स्वीकार किया गया एवं अमूर्त सिद्धांत एवं मॉडल के निर्माण पर बल दिया गया। इस कार्य के लिए भूगोल में सांख्यिकीय तकनीकों का बृहद पैमाने पर प्रयोग किया गया। इसे ही मात्रात्मक क्रांति के नाम से जाना जाता है। मात्रात्मक क्रांति के फलस्वरूप भूगोल के परिणामों में वस्तुनिष्ठता आई और विषय के वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता मिली। 20वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश अर्थात 1950 के बाद 1925 के बाद प्रमुख चिंतन फलक क्या था। इसमें क्षेत्रीय विभेदीकरण, एरियल डिफरेंशिएशन इसकी प्रमुख विचारधारा थी। 20वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक क्षेत्रीय विश्लेषण था। 1925 से 50 के बीच एरियल डिफरेंशिएशन प्रमुख चिंतन फलक रहा है। इसके अनुसार भौगोलिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र स्वरूप का अध्ययन करना है। निम्नलिखित संकल्पनाओं में कौन मैकिंडर द्वारा प्रस्तुत वैश्विक स्ट्रैटेजिक मॉडल से संबंधित नहीं है। हृदय स्थल संकल्पना संबंधित है। भौगोलिक ध्रुवीय संकल्पना संबंधित है। मध्य क्षेत्र बेसिन संबंधित है। उपांत क्षेत्र संकल्पना मैकिंडर से नहीं बल्कि स्पाइकमैन से संबंधित हैं, जो कि अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं। उपांत क्षेत्र स्पाइकमैन से संबंधित है। स्पाइकमैन ने 1944 में द जियोग्राफी ऑफ पीस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने रिमलैंड के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। स्पाइकमैन के अनुसार स्थल शक्ति की अपेक्षा समुद्री गतिशीलता ही विश्व में विशाल साम्राज्य की स्थापना में सहायक रही है। किसने राजनीतिक भूगोल को मानव भूगोल के उस भाग से संबंधित बताया जो क्षेत्रीय घटक से युक्त राजनीतिक संश्लिष्ट का वर्णन करता है। वाई एम सोबलेट।
बी वाल्केनबर्ग गलत है, स्पाइकमैन गलत है, आर एच ब्राउन गलत है। वाई एम सो ब्लेट ने राजनीतिक भूगोल को मानव भूगोल के उस भाग से संबंधित बताया जो क्षेत्रीय घटक से युक्त राजनीतिक संश्लिष्ट का वर्णन करता है। मानव भूगोल व्याकुल आदमी और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है। परिभाषित किया गया था ई सी सैम्पल रैडजेल की शिष्या थी और नियतिवाद की प्रबल समर्थक थी। उन्होंने कथन दिया कि मनुष्य भूतल की उपज है। निम्नलिखित में से किस प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में लेवेंसराम की अवधारणा लोकप्रिय हुई? पॉलिटिकल ज्योग्राफी रैडजेल द्वारा प्रकाशित पुस्तक के बाद यह लेवेंसराम की अवधारणा का प्रतिपादन रैडजेल महोदय ने अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में पॉलिटिकल ज्योग्राफी में किया। रैडजेल महोदय राज्य को एक जैविक इकाई मानते थे। रैडजेल महोदय को राजनीतिक भूगोल का जनक माना जाता है। जियोपॉलिटिक्स के जेलन ने दिया। जियोपॉलिटिक्स शब्दावली का सृजन के जेलन महोदय द्वारा दिया गया। हाउसहोफर महोदय ने राजनीतिक भूगोल में वैदेशिक नीति के अध्ययन पर बल दिया। मैकिंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से आरोही क्रम में सांस्कृतिक इकाई को सर्वाधिक सटीक तरीके से दर्शाता है? परिमंडल, क्षेत्र, जटिल और सील गुण। सांस्कृतिक इकाई को सही रूप में परिमंडल, क्षेत्र, जटिल और सील गुण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। परिमंडल सांस्कृतिक इकाई की सबसे बृहद इकाई है। इसको विश्व को विभिन्न सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने द जियोग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज पुस्तक लिखी थी? ये लिखी है J.R.B. प्रेस्कॉट। द जियोग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज नामक पुस्तक की रचना J.R.B. प्रेस्कॉट ने की। यह एक राजनीतिक भूगोलवेत्ता थे। नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक हर्टसोन ने लिखी है। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही राजनीतिक भूगोल में रुचि किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तात्कालिक समस्याएं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक भूगोल में नए नए पहलुओं और तात्कालिक वैश्विक समस्याओं का अध्ययन किया जाने लगा और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने के लिए राजनीतिक भूगोलवेत्ता अपना ध्यान केंद्रित करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक भूगोल में धीरे धीरे नए दृष्टिकोण विकसित होने लगे। जियोपॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेलिन महोदय द्वारा किया गया और वैदेशिक नीति पर कार्ल हाउसहोफर ने विशेष जोर दिया। जियोपॉलिटिक्स जेलिन। क्षेत्रीय भूगोल हमबोल्ट महोदय से संबंधित है। श्रृंखलाबद्ध भूगोल कार्ल रिटर से संबंधित है। स्टॉप एंड गो निर्धारणवाद ग्रिफिथ टेलर से संबंधित है। संभाव्यतावाद OH के स्पेट से संबंधित है। शास्त्रीय भूगोल विज्ञान पर अल्मागेस्ट नामक पुस्तक टॉलमी महोदय द्वारा लिखी गई। स्ट्रैबो ने ज्ञात संसार के वर्णन को 17 खंडों में भौगोलिक विश्वकोश में संकलित किया, जिसका नाम था जियोग्राफिया। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है, जिनकी पुस्तक है जियोग्राफी। मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी ये R.E. डिकिंसन की पुस्तक है। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड
ऑल पॉसिबल वर्ड जेम्स महोदय की पुस्तक है। एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल की है। नेचर ऑफ जियोग्राफी हार्टसोन की पुस्तक है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने काल, स्थान, स्पेस, भूगोल की अवधारणा दी? ये हैगर स्ट्रैंड हैं। हैगर स्ट्रैंड ने भूगोल में टाइम स्पेस की अवधारणा दी। डी हार्वे ने एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी की बात की। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के सिद्धांत की बात की, जबकि पीटर महोदय ने भूगोल में मॉडल विकसित किए। निम्नलिखित में से कौन 100 ईयर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है? ये हैं फ्रीमैन, TW, एच एच बैरोज महोदय ने मानव पारितंत्र का भूगोल में योगदान दिया। WM डेविस ने अपवर्तन चक्र से संबंधित सिद्धांत दिए। M जेफरसन ने प्रमुख शहर अर्थात प्राइमेट सिटी के नियम दिए। कार्ल सावर ने भूदृश्य का आकृति विज्ञान में योगदान दिया। रिटर महोदय ने अर्धकुंडे नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी ने अल्माजेस्ट, स्ट्रैबो, जियोग्राफिया। हिपार्कस ने ऑन एयर, वाटर एंड प्लेसेस नामक पुस्तकें लिखी। अल-मसूदी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? किताब मुराज अल दहाब, ये किताब अल-मसूदी की पुस्तक है। किताब अखबार अल जमान अल कानून अल-मसूदी, ये अल-बरूनी की पुस्तक है, अल-मसूदी की नहीं। किताब अल औसात, ये भी मसूदी की पुस्तक है। अल-बरूनी की अन्य पुस्तकें हैं तारीख़ उल हिंद, अथर अल बखिया, किताब अल सैयदना, किताब अल जमाकीर। शेफर महोदय ने OHK स्पॉट ने शेफर महोदय ने अपवादमूलक सिद्धांत में योगदान दिया। जेम्स लिवलॉक प्रायिकतावाद से संबंधित है। OHK स्पॉट और संरचनात्मकवाद से संबंधित हैं। गिडन महोदय ने अभिलाभ का सिद्धांत दिया। निम्नलिखित में से कौन से भूगोलवेत्ता भूगोल के सामान्य अथवा सार्वभौमिक तथा विशेष अथवा विशिष्ट के रूप में द्विशाखन के प्रतिपादक थे? वारेनियस जर्मन भूगोलवेत्ता थे। वह पहला विद्वान था जिसने यह घोषित रूप से यह बतलाया कि सबसे ज़्यादा ताप भूमध्य रेखीय पेटी में नहीं बल्कि आयामवर्ती रेखाओं के सहारे विश्व के ऊष्ण स्थलों में पाया जाता है। ये वारेनियस महोदय ने बताया। निम्नलिखित में से किस अरब भूगोलवेत्ता ने सर्वाधिक व्यापक रूप से यात्राएं की और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था? इब्न बतूता। इब्न बतूता को अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। उनकी पुस्तक है रेहला, जिनमें समस्त यात्राओं का वर्णन किया है उन्होंने। निम्नलिखित में से कौन रोमन भूगोलवेत्ता थे? स्ट्रैबो रोमन भूगोलवेत्ता थे। हिप्पार्कस, सिकैटियस, पोसिडोनियस, ये सभी यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। स्ट्रैबो को नियतिवादी चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। स्ट्रैबो ने पृथ्वी को ऑब्लॉन्ग माना, अर्थात इन्होंने दीर्घायत पृथ्वी का आकार बताया। रिटर एक स्वदेशवादी था और उसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। ये कथन सही है। रिटर के पास व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ब्रह्मांड की संकल्पना थी। दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। कार्ल रिटर को भी हम्बोल्ट के साथ वर्तमान वैज्ञानिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है।
रिटर को आर्मचेयर भूगोलवेत्ता माना जाता है। वो स्वदेशवाद एवं ईश्वर में प्रबल विश्वास रखते थे। रिटर ने विविधता में एकता के विचार को सुविकसित किया। जूलियन वॉलपर्ट व्यवहारगत दृष्टिकोण, ये सही है। अरस्तु ने आगमनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। रैडजेल मनुष्य भूमि दृष्टिकोण अपनाया। डेविड स्मिथ मार्क्सवादी नहीं बल्कि ये कल्याण आचारपरक भूगोल से संबंधित है। डेविड स्मिथ आचारपरक भूगोल से संबंधित हैं। मार्क्सवादी भूगोल का दृष्टिकोण ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत ऐसा विचार है जिसमें स्थान, क्षेत्र, भूदृश्य की भौतिक सामग्री को विशिष्ट समाज के निर्माण में उपयोग में लाने के साधनों की चर्चा है। मार्क्सवाद का विकास पूंजीवाद के विपरीत हुआ। किसका योगदान भौगोलिक अध्ययन को छवि की अवधारणा मुहैया कराता है? छवि अर्थात इमेज। केनिथ बोल्डिंग अमेरिकी अर्थशास्त्री, शिक्षक, कार्यकर्ता और अंतः विषय दार्शनिक थे। निम्नलिखित में से किसने अपने वैज्ञानिक कार्यक्षेत्र के रूप में भूगोल के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान किया था? इमैनुअल कांट ने वैज्ञानिक कार्यक्षेत्र के रूप में भूगोल के लिए एक दार्शनिक आधार प्रदान किया था। भूगोल में अपवादवाद की शुरुआत का श्रेय कांट को जाता है। इसी कारण इन्हें सेफर्स ने अपवादवाद का पिता माना है। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को मनुष्य का पारिस्थितिकी कहा है? एच.एच. बैरोज महोदय ने कहा है। हरलैन बारो ने अर्थात बैरोज ने भूगोल को मनुष्य का पारिस्थितिकी माना है। अल्फ्रेड हेटनर ने भूगोल की संकल्पना को क्षेत्रवर्णनी अर्थात कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में पुनर्जीवित किया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोलंबियन एंडीज की यात्रा, 20वीं शताब्दी में भूगोल की प्रभावशाली संकल्पना थी क्षेत्रीय भिन्नता। 20वीं शताब्दी में भूगोल की प्रभावशाली संकल्पना क्षेत्रीय भिन्नता थी। क्षेत्रीय भिन्नता अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड हेटनर हैं और इसमें सावर भी सम्मिलित हैं। इनके अनुसार भौगोलिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र स्वरूप का अध्ययन करना है। राजनीतिक भूगोल में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जोन्स महोदय। राजनीतिक भूगोल में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन जोन्स महोदय ने किया। हाउसहोफर ने बताया कि राज्य के लिए स्थान आवश्यक है। अपनी प्रचलित विचारधारा के लिए उन्होंने स्वीडिश भूगोलवेत्ता रुडोल्फ के जेलेन द्वारा प्रतिपादित जियोपॉलिटिक्स प्रयुक्त किया, जिसका आधार राज्य एक नवीन जीव है जिसका विकास उसका नियम होता है। प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया? रीजनल प्लानिंग का दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया था बेंटन मैक्यो ने प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? मेडल संचयी कार्य कारण मॉडल संबंधित हैं। फ्रीडमैन सारभार परिधि या उपांत मॉडल से संबंधित है। बॉर्डविले परिवहन मॉडल से संबंधित नहीं है और फ्रैक पराश्रयता मॉडल से संबंधित है। परिवहन मॉडल टॉफे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फ्रीडमैन के अनुसार केंद्र परिधि मॉडल में केंद्र तथा परिधि के संबंध ही इस तरह के होते हैं कि केंद्र अमीर होता जाता है और परिधि गरीब। शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण पहला बड़ा अंतर्राज्यीय प्रयास था, ये सही है।
दंडकारण्य क्षेत्र आंशिक रूप से बिहार में और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में है, ये गलत है। दंडकारण्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बस्तर व ओडिशा का कोरापुट कालाहांडी जिला सम्मिलित है। यह प्रदेश पठारी क्षेत्र है। यह प्रदेश जनजातीय या आदिवासी प्रदेश का उत्कृष्ट उदाहरण है। भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक पुस्तक ईसी सैम्पुल महोदया द्वारा लिखा गया है। यह प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजेल की शिष्या थी और नियतवादी की प्रबल समर्थक थी और ये यूएसए की भूगोलवेत्ता थी। प्रमुख इनकी कथन है कि मनुष्य भूतल की उपज है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? मानव भूगोल का फ्रेडरिक रेटजेल कहलाते हैं। इनकी पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसके आधार पर मानव भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ हुआ। मानव भूगोल में पार्थिव एकता का सिद्धांत सर्वप्रथम फ्रेडरिक रेटजेल ने प्रस्तुत किया। फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव भूगोल में पार्थिव एकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। पार्थिव एकता के सिद्धांत में मानव की संपूर्ण विश्व को उसके व्यक्तिगत तत्वों के रूप में नहीं बल्कि सभी तत्वों की समष्टि के रूप में देखते हैं। वे पार्थिव एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल की आधारशिला मानते हैं। निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम का योगदान दिया? शुड्ज, विलियम किर्क, पीटर गोल्ड, डेविड ले। इनमें से विलियम किर्क, पीटर गोल्ड, डेविड ले ने मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम में योगदान दिया। विलियम किर्क, पीटर गोल्ड, डेविड ले ने मानव भूगोल के व्यवहारिक उपागम को अत्यधिक योगदान दिया, जबकि पॉल क्रूगमैन एवं एजे स्कॉट जैसे भूगोलवेत्ता नए आर्थिक भूगोल के उपागम में योगदान दिए। मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है, यह कथन है सैम्पुल की। एलन चर्चिल सैम्पुल ने यूरोप एवं अमेरिका को भौगोलिक विचारों में सेतु का काम किया। सैम्पुल विचारधारा निश्चयवाद की प्रबल समर्थक थी। इनकी प्रमुख पुस्तक हैं इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, जियोग्राफी ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन। ये पुस्तक 1911 में लिखी गई। मानव प्रदेशों की संकल्पना को प्रतिपादित किया था हर्बर्टसन, फॉसेट, फ्लोयर या रॉक्सबी महोदय ने। मानव भूगोल की निम्नलिखित विचारधाराओं में कौन सी जर्मन संप्रदाय से संबंधित हैं? जर्मन संप्रदाय से संबंधित है पर्यावरण निश्चयवाद, जबकि संभववाद फ्रांस से संबंधित है। नव निश्चयवाद अमेरिका से संबंधित है। मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत का सविस्तार प्रतिपादन किया था जे ब्रून्स ने। क्रियाशीलता सिद्धांत जे ब्रून्स से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता मानव भूगोल से संबंधित है? डेविस वाइडलडीला ब्लास संबंधित है। डेविड भौतिक भूगोल से संबंधित हैं। भूआकृति भूगोल से पेंक भी भूआकृति भूगोल से संबंधित हैं। हमबोल्ट महोदय को ज़्यादा जोर भौतिक भूगोल पर था। तो इस तरह से ये तीनों भौतिक भूगोल से संबंधित हैं और मानव भूगोल से ब्लास संबंधित हैं। मानव भूगोल शाखा है प्रादेशिक भूगोल की। मानव भूगोल की दो प्रधान शाखाओं में से एक है। मानव भूगोल में मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों तथा उससे उत्पन्न भूदृश्यों तथा तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की शाखा में आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल तथा सांस्कृतिक भूगोल आदि सम्मिलित हैं।
मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? वाल्टर डी लाप्लास ने। वाल्टर डी लाप्लास को मानव भूगोल का संस्थापक एवं संभववाद विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। वह रैडजेल द्वारा लिखित पुस्तक मानव भूगोल के द्वितीय संस्करण एंथ्रोपोज्योग्राफी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने सार्वभौमिक एकता या अंतः संबंध का सिद्धांत प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया है? ये रिटर महोदय ने। कार्ल रिटर उद्देश्यवाद एवं ईश्वर में प्रबल विश्वास करने वाला था और उसे आर्मचेयर भूगोलवेत्ता कहा जाता है। रिटर ने विविधता में एकता के विचार को सुविकसित किया। इन्होंने भूगोल को अर्धकुंडे अर्थात भूविज्ञान माना था। इनके अनुसार पृथ्वी मनुष्य के लिए एवं मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है। इन्हें प्रादेशिक भूगोल का जनक भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का विषय क्षेत्र है? अब स्थिति सही है, मानव पर्यावरण अंतर संबंध सही है, प्रादेशिक विश्लेषण सही है, अर्थात उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन मानवतावादी विकास की संकल्पना का विरोधी था? सामाजिक मानव विरोधी नहीं है। आर्थिक मानव मानवतावादी विकास की संकल्पना का विरोधी है, जबकि सांस्कृतिक मानव, सामाजिक मानव और संतोषक मानव इसके समर्थक रहे हैं। मानववादी भूगोल के विकास की झलक 1960 के दशक में 1960 के दशक के अंत में मात्रात्मक भूगोल एवं प्रत्यक्षवाद के विरोध में हुआ। मानववादी भूगोलवेत्ता मात्रात्मक क्रांति का विरोध इस मूल्य के आधार पर करते हैं कि सामाजिक मान्यताओं, प्रथा, परंपरा, मूल्य, सौंदर्यबोध जैसे मानवीय मुद्दों को महत्व नहीं देता। मानववादी भूगोलवेत्ता के अध्ययन के बारे में मानव की सक्रिय एवं केंद्रीय भूमिका प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक माना जाता है? रैडजेल महोदय को। फ्रेडरिक रैडजेल को ह्यूमन जियोग्राफी का फादर माना जाता है। इनका ग्रंथ एंथ्रोपोज्योग्राफी, जिसके आधार पर मानव भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ हुआ। रैडजेल महोदय ने मानव जाति का इतिहास और राजनीतिक भूगोल अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं इनके। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी? फ्रेडरिक रैडजेल महोदय। मानव भूगोल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, ये एल्बर्ट हंटिंगटन महोदय की पुस्तक है। इनकी अन्य पुस्तकें हैं एशिया का स्पंदन, व प्रजातियों के लक्षण तथा सभ्यताओं एवं जलवायु की सभ्यता अर्थात सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेसेस, एशिया का स्पंदन। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में स्थान निर्धारण त्रिभुज की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए वेबर महोदय। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में स्थान निर्धारण त्रिभुज की संकल्पना ए वेबर महोदय ने आरंभ किया। वेबर जर्मन अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1909 में औद्योगिक स्थानीयकरण से संबंधित अपना न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत प्रस्तुत किया। वेबर एक निश्चयवादी वेबर का यह सिद्धांत एक निश्चयवादी सिद्धांत है। अर्धकुंडे कार्ल रिटर महोदय की पुस्तक है। कॉस्मॉस हमबोल्ट महोदय की पुस्तक है। एंथ्रोपोज्योग्राफी फ्रेडरिक रैडजेल की। भूगोल के विधि तंत्र
अल्फ्रेड हिटनर महोदय की पुस्तक। बेरी एवं बुंगी ने लिखा है सकारात्मकतावाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित दृष्टिकोण। विलियम एम बुंगी ने सकारात्मकतावाद दृष्टिकोण अपनाया। वोल्पर्ट एवं ओहल्सन व्यवहार दृष्टिकोण से संबंधित हैं। हार्वे और स्मिथ कल्याण दृष्टिकोण से संबंधित है। तुआन व बटिमर मानववादी दृष्टिकोण से संबंधित हैं। बेरी बुंगे सकारात्मकतावाद, वॉलपर्ट और ओहल्सन व्यवहार दृष्टिकोण, हार्वे स्मिथ कल्याण दृष्टिकोण, तुआन व बटिमर मानववादी दृष्टिकोण। मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी की सतह के बीच संबंधी का संश्लेषणात्मक अध्ययन है। यह कथन है फ्रेडरिक रैटजेल का। जर्मन भूगोलवेत्ताओं में सबसे प्रमुख मानव भूगोलवेत्ता थे फ्रेडरिक रैटजेल, जो डार्विन के विचारों से प्रभावित थे। इनकी प्रमुख रचना एंथ्रोपोजियोग्राफी है। इन्हें आधुनिक मानव भूगोल का पिता माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन नियतिवादी के समर्थक हैं? हंटिंगटन नियतिवादी के समर्थक हैं, जबकि ग्रिफिथ टेलर नव-नियतिवादी से संबंधित हैं। इमैनुअल कांट और अल मसूदी इससे संबंधित नहीं हैं। निम्नलिखित में से किसने विकास ध्रुव अवधारणा को भौगोलिक जगह के लिए प्रयोग किया, जिस कारण से विकास ध्रुवों को विकास का केंद्र कहा जाने लगा? बॉडीविले ने विकास ध्रुव अवधारणा को भौगोलिक जगह के लिए प्रयोग किया, जिस कारण से विकास ध्रुव को विकास का केंद्र कहा जाने लगा। किसने यह परिकलित किया था कि पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है? ये इरेटोस्थनीज महोदय ने परिकलित किया था। इरेटोस्थनीज की पुस्तक है जियोग्राफिया। इरेटोस्थनीज ने भूगोल के क्षेत्र में 3 प्रमुख योगदान दिए। प्रथम, पृथ्वी का आकलन किया, और दूसरा था निवास जगत अर्थात एक्यूमेन का मानचित्र। तीसरा, इस एक्यूमेन का विवरण करते हुए एक पुस्तक लेखन, जियोग्राफिया। किसने जियोपॉलिटिक्स शब्द दिया था? जियोपॉलिटिक्स शब्द जेलेन महोदय ने दिया। जियोपॉलिटिक्स शब्द रुडोल्फ जेलेन ने दिया, जबकि जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में हाउसहोफर का विशिष्ट योगदान है। जेलेन की प्रमुख पुस्तक स्टेट सम लाइफ फॉर्म है, जबकि हाउसहोफर की प्रमुख पुस्तक जिस्शिफ्ट फॉर जियोपॉलिटिक है, जिसका प्रकाशन 1924 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का मौलिक सिद्धांत नहीं है? अंतर संबंध का सिद्धांत संबंधित है। क्रियाशीलता का सिद्धांत संबंधित है। विशिष्ट जीवन पद्धति ये भी संबंधित है। नॉर्मालिस सिद्धांत ये संबंधित नहीं है। विशिष्ट जीवन संबंधित ये ब्लास महोदय द्वारा दिया गया। क्रियाशीलता का सिद्धांत जीन ब्रून्स द्वारा दिया गया। मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। विकास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत, सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत, विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत जो ब्लास द्वारा दिया गया था, जबकि नॉर्मालिसवाद सिद्धांत भूगोल का मौलिक सिद्धांत नहीं है। यह माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का परिमार्जित रूप है। हंटिंगटन और ब्रून्स मानव। प्रसिद्ध पुस्तक मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन ये हंटिंगटन महोदय की पुस्तक है। मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन नामक पुस्तक एल्बर्ट हंटिंगटन ने लिखी। हंटिंगटन एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, भूगोलवेत्ता एवं
जलवायु वैज्ञानिक थे। हंटिंगटन एक नियतिवादी चिंतक थे जिन्होंने सभ्यता के विकास में मानव के प्रभावों का अध्ययन किया। हंटिंगटन की पुस्तक है द पल्स ऑफ एशिया, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, प्रजातियों के लक्षण, मेन सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन। यह विचार कि किन्हीं तथ्य समूहों के मध्य अंतः संबंध का अध्ययन किसी वैज्ञानिक विषय का आधार नहीं बन सकता, पुरजोर प्रस्तुत किया था एच बैरोज महोदय। एच बैरोज ने 1923 में ह्यूमन इकोलॉजी की ओर झुकाव हुआ। इन्होंने बताया कि इसमें केवल तत्वों के अंतः संबंध का अध्ययन नहीं होता, बल्कि मानव और प्राकृतिक तत्वों का अंतः संबंध की जाती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह विचार जेन ब्रोन्स द्वारा दिया गया। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह कथन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जेन ब्रोन्स का है। अपने क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया कि भौतिक एवं सांस्कृतिक दृश्य निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में रहते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जियोग्राफी ह्यूमन SID क्लासिफिकेशन पॉजिटिव है। इन्होंने मानव के आर्थिक कार्यों को विध्वंसात्मक अर्थव्यवस्था अर्थात रॉबर इकॉनमी कहा। मानव के आर्थिक कार्यों को रॉबर इकॉनमी कहा। मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादित किया था जेन ब्रोन्स महोदय ने। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने भौतिक और सांस्कृतिक दृश्य निरंतर परिवर्तनशील होते हैं ये विचार प्रकट किया। ब्रोन्स के शब्दों में, हमसे संबंधित प्रत्येक चीज़ परिवर्तित हो रही है, प्रत्येक चीज़ बढ़ रही है अथवा घट रही है। वास्तव में कुछ भी स्थिर या परिवर्तन रहित नहीं है। भौगोलिक अध्ययन के विधि के बारे में ब्रोन्स ने 2 नियम को बताया, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। प्रसिद्ध कृति सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट एल्बर्ट हंटिंगटन की पुस्तक है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट हंटिंगटन की पुस्तक है। हंटिंगटन एक महान विचारक, लेखक, खोजशास्त्री थे। वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने 2 दर्जन से अधिक 28 पुस्तकें अकेले लिखी थी और लगभग 30 पुस्तकों में वे सहलेखक थे। हंटिंगटन ने अपने जीवन काल में 175 से अधिक शोध प्रकाशित किए। उनकी अधिकांश रचनाओं के मुख्य विषय थे जलवायु और उसका प्रभाव, मानव सभ्यता का विकास, भौमिकी व भू-आकृति विज्ञान, प्रादेशिक भूगोल, मानव जाति आदि। हंटिंगटन को मानव जीवन पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव के विश्लेषण पर केंद्रित अध्ययन मानते थे। वे प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों में मानव जलवायु को सर्वशक्तिमान और प्रभावशाली मानते थे। उन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की तार्किक व्याख्या की और वे नियतिवाद के समर्थक थे। इनकी पुस्तकें ये हैं, हिप्पोक्रेट्स ये ग्रीक भूगोलवेत्ता हैं, हंटिंगटन जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, कांट अरब नहीं, इब्न खाल्दून अरब भूगोलवेत्ता हैं, इमैनुअल कांट। हंटिंगटन अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं। हंटिंगटन अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, कांट जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। निम्न में से किसने लिखा है कि भूगोल पृथ्वी के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ, क्रमबद्ध, तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है? ये कार्ल हाउसहोफर से संबंधित है, रिचर्ड हार्टसॉन से संबंधित है। रिचर्ड हार्टसॉन ने यह परिभाषा दी। ये प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। मनुष्य प्रकृति का उपज है, ये सैम्पल महोदया की प्रमुख कथन है। फिजियोग्राफी पुस्तक सैलिसबरी महोदय ने लिखी है। द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ह्यूमन
जियोग्राफिक एनवायरनमेंट सैंपल की पुस्तक है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट हंटिंगटन की है। द पानियर फ्रिंग ईसा बोमन की है। मानव प्रजातियों के विकास के संदर्भ में मेखला तथा संस्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों के संबंध में मेखला जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा किया गया था। टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का उद्गम प्रदेश मध्य एशिया क्षेत्र है। कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं। ये एल फैब्रे महोदय द्वारा दिया गया विचार है। लूसियन फैब्रे संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया है। फैब्रे ने संभववाद की विस्तृत व्याख्या अपनी पुस्तक इतिहास की भौगोलिक भूमिका में किया। फैब्रे ने संभववाद को स्पष्ट किया कि कहीं भी कोई अनिवार्यता नहीं बल्कि सर्वत्र संभावनाएं हैं। मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में इनके प्रयोग का निर्णायक है। किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं? ये जिम्मरमैन का कथन है। उपयोग की निरंतरता अथवा अनियमितता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण निम्न है। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा, वायु, जल, वन, वन्य प्राणी, मृदा, कृषि उपज आदि। अनवीकरणीय संसाधन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम आदि। जिन ब्रोंज संभववाद से संबंधित हैं OH के स्पेट संभाव्यवाद से संबंधित हैं। ग्रिफिथ टेलर नवनियतिवाद, फ्रेडरिक ड्रेजल नियतिवाद से संबंधित हैं। पारिस्थितिक नियतिवाद के विपरीत संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था वाइडल डी लव्लास महोदय द्वारा। संभववाद शब्द दिया था फैब्रे महोदय द्वारा। संभववाद का अर्थ है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा नियंत्रित नहीं रह सकता और उसने अनेक प्राकृतिक तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। ब्लास संभववाद के प्रमुख प्रणेता थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता। आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की नींव किसने रखी थी? हम्बोल्ट और रिटर महोदय। दोनों का मानना था कि विज्ञान का आधार निरीक्षण के द्वारा प्राप्त तथ्य परक होना चाहिए, न कि सिर्फ तर्क संगत विचार। दोनों समकालीन थे। दोनों की मृत्यु एक ही समय 1859 में हुई। दोनों ही जर्मन के निवासी थे और दोनों ने प्रकृति में एकता एवं कार्यकारण संबंधों पर बल दिया था। वैज्ञानिक नियतिवाद के दर्शन को आगे बढ़ाया था ग्रिफिथ टेलर महोदय। ग्रिफिथ टेलर ने नवनियतिवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उसने अपने निश्चयवाद को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद बतलाया। यह पुराने निश्चयवाद से भिन्न है। ग्रिफिथ टेलर ने स्पष्टतः इस बात पर बल दिया है कि वातावरण के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मानव उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति से सहयोग प्राप्त करे। यही नव निश्चयवाद है। पर्यावरण अंतःसंबंध निश्चयवाद। निम्नलिखित में से कौन कौन वातावरणीय निश्चयवाद में विश्वास रखते हैं? डार्विन, हम्बोल्ट, ड्रेजल, सैंपल। इस तरह A, C, D इनसे संबंधित हैं।
नियतिवादी विचारधाराओं के अनुसार मानव के संपूर्ण कार्यकलाप प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होते हैं, अतः उनकी सही व्याख्या पर्यावरण के संदर्भ में की जा सकती है। रैटजेल नियतिवाद के प्रमुख प्रवर्तक तथा मानव भूगोल के जन्मदाता रहे हैं। नियतिवाद के अन्य समर्थक हैं एलन चर्चिल सैम्पल अमेरिका से, हंटिंगटन और सी डार्विन। किसके अनुसार पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना और विरोध किया गया? वाइडल, डीला, ब्लास और फैब्रे द्वारा, ब्लास और रिकलस द्वारा। इस तरह बी और ई सही हो जाएगा। वाइडल, डीला, ब्लास, एल फैब्रे तथा एलिसी रिकलस ने पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना और विरोध किया। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने संभववाद, भौगोलिक एकता, प्रादेशिक अध्ययन तथा सांस्कृतिक भूदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा माना कि